स्वागत है गाइस आप सबका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 5th लेक्चर में। तो हमने पिछले 4 लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, उनको कैसे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, एक बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, और लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में, और उनके न्यूमेरिकल्स भी हमने किया था, मैंने करवाया था। तो इस लेक्चर में मैं आपको कूलम्ब्स लॉ बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसी टॉपिक से आपका जो सारा न्यूमेरिकल्स है बढ़ना शुरू होगा, यहीं से बहुत सारा फॉर्मूला निकलना शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक क्या है। कूलम्ब्स लॉ जानने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो हम लोग वो जानते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखिए पॉइंट चार्ज, देखिए पॉइंट चार्ज क्या होती है। सबसे पहले पॉइंट क्या होती है। पॉइंट एक ऐसा चीज़ होती है जिसमें ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। बस अपने पेन के टिप से अपने पेपर में, किसी पेपर में ऐसे रख दीजिए, जो शेप बनेगा वो हो जाएगा आपका पॉइंट। जैसे मैं इस चौक को इस बोर्ड पे ऐसे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है, एक शेप नहीं बोल सकते, मतलब कुछ बन रहा है थोड़ा सा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट। तो ये होता है पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के पास ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, और ना ही हाइट होती है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ एक चार्ज है, और एक यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, 2 चार्ज है, एक दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनके चार्जेस के साइज से, जो चार्जेस का साइज है उनसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यानी इनके कंपेयर में जो डिस्टेंस बहुत बहुत लार्ज है, तब हम कहेंगे कि ये जो चार्जेज है वो क्या है, पॉइंट चार्जेज है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट चार्ज की तरह होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसको दोनों के बीच का डिस्टेंस से कंपेयर करूँ और वो बहुत ही छोटा आता है, तो उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 चौक है, ये 2 चौक है, मैं एक चौक को यहाँ पे रखूँ और दूसरे चौक को यहाँ पे रखूँ, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस उतना नहीं है जितना हमें इस चौक को कंपेयर करने पर पॉइंट बता सके। मतलब कि ये डिस्टेंस हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है पॉइंट ऑब्जेक्ट बताने के लिए। अगर मैं इसको बहुत दूर रख दूँ, ये यानी ये बोर्ड कितना है, 4 फीट का है, ये इसका लेंथ 4 फीट का है। अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ और ये दूसरे वाला चौक को मैं 20 फीट की दूरी पर रखूँ, तब हमारा जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों चार्ज के बीच 20 फीट का हो जाएगा। और 20 फीट डिस्टेंस से हम इस दोनों को कंपेयर करें, तब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा है। क्योंकि देखिए ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को जितना दूर से देखिएगा ना, जितना दूर से देखिएगा आपको लगेगा कि वो एक पॉइंट के जैसा है। जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं और पहाड़ पर चढ़ने के बाद नीचे दिखते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो एक पॉइंट, एक मतलब छोटा सा, बहुत छोटा सा नज़र आता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना, तो उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके डिस्टेंस के कंपेयर में क्या होता है, वो एक पॉइंट की तरह नज़र आने लगते हैं। इसीलिए हम उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो क्या एक ट्रेन जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है? एक ऑब्जेक्ट क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है? ट्रेन देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रेन, इतना लंबा एक ट्रेन है। अब मैं 2 स्टेशन के बीच की बात करता हूँ। एक यहाँ पे स्टेशन है और एक यहाँ पे स्टेशन है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए 5 किलोमीटर है दोनों स्टेशन के बीच। ठीक है, ये और जो हमारा ट्रेन है वो लगभग 500 मीटर का होता है। एक ट्रेन जो होता है वो 500 मीटर का होता है। तो क्या इनके जो दोनों स्टेशन के बीच का, जो ये स्टेशन 1 है और ये स्टेशन 2 है, तो क्या दोनों स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, इनके कंपेयर में क्या इस ट्रेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं? तो आंसर है नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप ऊपर से अगर देखेंगे, ये दोनों स्टेशन के बीच का दूरी देखिए और उसमें एक ट्रेन को रख दीजिए। दोनों डिस्टेंस के बीच में, दोनों स्टेशन के बीच का जो दूरी है उसमें एक ट्रेन को रखिए 500 मीटर लंबा वाला, तो आपको नहीं लगेगा पॉइंट के जैसा। एक पॉइंट के जैसा वो बिल्कुल नहीं लगेगा,
क्यों? क्योंकि डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है ताकि इसको हम पॉइंट बना सकें। एक ट्रेन खुद 500 मीटर लंबा है और 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ये बहुत कम, तो ये एक पॉइंट की तरह नहीं लगेगा। हाँ, अगर एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच 500 किलोमीटर का दूरी है, 500 किलोमीटर, यानी एक स्टेशन मान लीजिए आपका जो दिल्ली हो गया और आपका कानपुर हो गया, ये दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरी है। उनके बीच अगर एक स्टेशन, एक ट्रेन को रख देते हैं, दोनों स्टेशन के बीच एक ट्रेन को रख देते हैं और हम वो ऊपर से देखेंगे तो हमको ना ये दूरी, जो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी को अगर कंपेयर करेंगे ट्रेन के साइज से ना, तो हमें वो एक ट्रेन पॉइंट की तरह दिखना शुरू हो जाएगा, यानी एक पॉइंट की तरह लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेन जो है वो कानपुर और दिल्ली के बीच क्या एक पॉइंट की तरह दिख रहा है, यानी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो एक ही सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट चार्ज वो चीज़ होती है जब दोनों के बीच का, जो दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज, इतना लार्ज कि हम अगर देखें ऊपर से दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट को या दोनों पॉइंट चार्ज को, तो वो एक पॉइंट की तरह नजर आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट या चार्जेज है वो क्या है? पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज का इसीलिए कंसेप्ट यहाँ पे लगाया गया। जिस तरह हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं, सिर्फ न्यूटन्स लॉ को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ना। तो इसी तरह हम कूलम्ब्स लॉ को एक पॉइंट चार्ज के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, एक बॉडी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पॉइंट चार्ज को पढ़ना ज़रूरी था। तो आई होप कि आपको पॉइंट चार्ज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। चलिए अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ समझते हैं। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे। हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, और वो दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ये भी हमने देखा था कि अगर दोनों सेम तरह के चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अलग अलग चार्ज है तो एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास ना वो दो चार्ज मैंने लाया। मान लीजिए वो कोई भी चार्ज हो, सेम है और डिफरेंट हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास वो दो चार्ज था। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, कैसे निकालूं फोर्स। तभी कूलम्ब भाई साहब मेरे पास आए, प्रकट हुए और बोले, अरे क्या बात है, क्या सोच रहे हो इतना। तो मैंने बोला कि देखिए ना कूलम्ब भाई साहब, मेरे पास दो पॉइंट चार्ज है, दोनों का वैल्यू पता है, लेकिन दोनों के बीच फोर्स कैसे निकालूं यही मुझे नहीं पता। कैसे निकालूं, क्योंकि मैं मेजर करना चाहता हूं कि दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है। क्योंकि हम फिजिक्स में क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम फिजिक्स में क्या करते हैं, हम हर एक क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं उसको मेजर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सामान है जो भारी है, तो मैं ये मेजर करना चाहता हूँ कि वो कितना भारी है। या फिर मेरे पास एक सामान है जो मैं चाहता हूँ कि ये लंबा है तो कितना लंबा है, मैं इसको मेजर करना चाहता हूँ। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हर एक क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं। इसी तरह जब मेरे पास दो चार्ज है और दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, तो मैं मेजर करना चाहता हूँ उस फोर्स को कि दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है। तो मैंने बताया कूलम्ब भाई साहब को, तो कूलम्ब भाई साहब बोलो, अरे कितना सिंपल सा बात, इसीलिए तुम परेशान होते हो, चिल करो यार, मैं बताता हूँ ना, मेरा फार्मूला यूज करो, मैं बताता हूँ और निकालो फोर्स। मैंने बोला ठीक है, बताइए क्या फार्मूला है आपका। तो उन्होंने बताया, देखिए क्या फार्मूला है। तो वो मुझे बता रहे, तो आप भी देखिए कि वो फार्मूला कूलम्ब भाई साहब कैसे निकालें। सो बड़ा मज़ेदार है, देखिए आपको समझ भी आएगा, और आप 9th 10th से भी पढ़ते आए हैं सब चीज़ को। देखिए, तो कूलम्ब ने क्या किया था, कूलम्ब ने ये किया था, मतलब उन्होंने क्या किया, दो पॉइंट चार्ज को लिए थे, वो दो पॉइंट चार्ज को लिए थे, दो पॉइंट चार्ज को लिए थे। मान लीजिए कुछ भी है, 3 माइक्रो कूलम्ब एक का वैल्यू है और 2 माइक्रो कूलम्ब दूसरा का वैल्यू है। मैं यहाँ माइक्रो कूलम्ब इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक कूलम्ब चार्ज को चार्ज करने के लिए 198 साल लग जाते हैं। मतलब कि एक कूलम्ब जो होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, और उसको हम डेली लाइफ में हम नहीं यूज़ कर सकते एक कूलम्ब को। इसलिए यहाँ पे हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं माइक्रो कूलम्ब और मिली कूलम्ब, नैनो कूलम्ब, इस तरह से हम यूनिट को यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे माइक्रो कूलम्ब और 3 माइक्रो कूलम्ब और 2 माइक्रो कूलम्ब मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो देखिए कूलम्ब बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला था, जो मुझे वो बताएं।
मैं बताऊंगा वो फॉर्मूला क्या आता है सो। तो उन्होंने क्या किया था, दो पॉइंट चार्ज को उन्होंने लिया। अब उन्होंने ना क्या किया, फोर्स, दोनों के बीच फोर्स कैलकुलेट किया, तो कुछ फोर्स निकला होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये 2.4 का जो वैल्यू था ना, उन्होंने डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल कर दिया। मतलब इसको कर दिया 6 माइक्रोकूलम और इसको कर दिया 4 माइक्रोकूलम। जरूरी नहीं कि मैं दोनों को डबल करूं, मैं एक को भी डबल कर सकता हूं, ठीक है। तो कूलम ने यही किया, दोनों का जो वैल्यू था वो डबल कर दिया। अब जब वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या, फोर्स जो है वो डबल हो गया। फोर्स क्या हो गया, डबल गया है। यानी जिस तरह से चार्ज का वैल्यू बढ़ा, उसी तरह से फोर्स का वैल्यू भी बढ़ गया, ठीक है। बहुत अच्छी बात, मैंने भी बोला बहुत अच्छी बात है, बढ़ गया। उन्होंने क्या किया, फिर से डबल कर दिया, चार्ज की वैल्यू को फिर से डबल कर दिया। यानी 6 से 12 कर दिया, 4 से 8 कर दिया। अब वो क्या देखते हैं, अरे बेटा फिर से बढ़ गया, यानी फोर्स का जो वैल्यू फिर से बढ़ गया। बड़ा मज़ेदार चीज़ है, ठीक है, बढ़ गया तो बढ़ गया। अब उन्होंने क्या किया कि अगर बढ़ रहा था घटा के देखते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ये 3 माइक्रोकूलम से 1.5 माइक्रोकूलम कर दिया और ये 2 से 1 माइक्रोकूलम कर दिया। यानी अब क्या किए उन्होंने, ये जो वैल्यू था चार्ज का वो उन्होंने आधा कर दिया, यानी हाफ कर दिया। अब वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो देखते हैं फोर्स क्या हो गया, आधा हो गया। पहले डबल करते थे तो फोर्स भी डबल हो जाती थी। अब उन्होंने क्या किया, चार्ज की वैल्यू को आधा कर दिया। तो अब देखते हैं क्या, कि फोर्स भी क्या हो गया, आधा हो गया। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मुझे भी ये चीज़ समझ में आने लगी कि चलिए ठीक है, चार्ज की वैल्यू को कम करते हैं तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाती है, और अगर वैल्यू बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू भी डबल करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चली, और वो क्या पता चली, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, दोनों चार्जेस के। देखिए मैं चार्जेस को Q1 और Q2, देखिए चार्ज को ना, मैं बताना भूल गया था, चार्ज को ना Q से डिनोट करते हैं, और चार्ज को स्मॉल q या फिर कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चार्जेस को Q1 Q2 से डिनोट कर रहा। तो हमें ये पता चला, इससे ये पता चला, जो मैंने करके देखा और जो कूलम भाई साहब ने ये किया था, उससे ये पता चला कि जो फोर्स निकलता है दोनों के बीच, वो दोनों चार्जेस का वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कर दें, वैल्यू को क्या कर दें, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट कर दें, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है फोर्स, ठीक है। ये चीज़ हमने देखा। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने बोला अरे अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब एक स्पेशल चीज़ करता हूँ। देखो अब जो उन्होंने ये दूरी रखा था ना, ये जो डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच जो रखा था दूरी, कूलम ने, उन्होंने क्या किया, अब चार्ज का वैल्यू इतने ही रहने दिया। उन्होंने क्या किया, ये वैल्यू जो शुरू में था, जो वैल्यू था, उन्होंने वही वैल्यू रखा। अब क्या किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया। एक चार्ज जो यहाँ पे था और ये दूसरा चार्ज यहाँ पे था, दूसरा चार्ज को यहाँ पे उन्होंने कर दिया। अब डिस्टेंस ये हो गया, यानी डिस्टेंस अब क्या हो गया, बढ़ गई। अब कैलकुलेट करते हैं फोर्स। कूलम ने अब कैलकुलेट जब यहाँ पे फोर्स किया, तो अब वो क्या देखते हैं, अरे बेटा फोर्स तो क्या हो गया, कम हो गया, फोर्स कम हो गया। यानी अगर इस डिस्टेंस को वो डबल कर दिए, अगर पहले 1 मीटर था वो 2 मीटर कर दिए, तो वो देखते हैं क्या, फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो गया। मतलब फोर्स अब कम हो गया। यहाँ पे तो बढ़ जा रहा था, चार्ज का वैल्यू यहाँ पे बढ़ा रहे थे, तो वो क्या होता था, फोर्स का वैल्यू भी बढ़ जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ना, तो फोर्स जो है वो कम हो जा रहा है। यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो जा रहा है। यानी डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। यानी अगर डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। यानी डबल कर रहे हैं तो कम हो जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, 4 गुना कम हो जा रहा है। अगर डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो फोर्स जो है 4 गुना कम हो जा रही है। यहाँ पे क्या आता है कि जितना गुना हम वैल्यू बढ़ा रहे थे चार्ज का, उतना ही गुना फोर्स भी बढ़ रही थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जितना गुना हम बढ़ाते हैं ना, अगर फोर्स को, ये डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाते हैं,
तो हमारा फोर्स 4 गुना कम हो जा रही है। बड़ी मज़ेदार चीज़ थी भाई सब ये। ये कूलम्ब भाई साहब मुझे दिखा रहे थे ये सब चीज़, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, अब ये जो डिस्टेंस था ना उनको आधा कर दिया, यानी अब डिस्टेंस को घटा दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्टेंस को घटा दिया, यानी जो ये 1 मीटर था उन्होंने क्या किया, आधा मीटर कर दिया। अब फोर्स कैलकुलेट करते क्या देखते हैं, फोर्स अब क्या किया, बढ़ गया है। मतलब आधा किए यानी 2 गुना कम किए तो 4 गुना फोर्स बढ़ गया। मतलब भाई साहब डिस्टेंस के साथ कुछ तो नौटंकी चल रहा है। फोर्स अगर डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो जा रही है, और डिस्टेंस को आधा कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो जा रहा है, 2 गुना, यानी उसका डबल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रही है। यानी डिस्टेंस, सीधा सी बात है कि डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जा रही है, और डिस्टेंस को घटाते हैं तो फोर्स ज़्यादा हो जा रही है। यानी ये किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इनवर्सली, यानी उल्टा डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पे फोर्स जो था वो चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यानी सीधा डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, जो फोर्स जो है वो डिस्टेंस पे कैसा डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इनवर्सली, यानी उल्टा डिपेंड कर रहा है। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा डिपेंड कर रहा है। और कैसा कर रहा है, स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर का उल्टा डिपेंड कर रहा है। इसीलिए क्या होता है कि जब डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स 4 गुना घट जाती है, और अगर डिस्टेंस को आधा करते हैं तो फोर्स बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है। मतलब कि इसको अगर कम करते हैं तो ये बढ़ जाता है, और इसको ज़्यादा करते हैं तो ये घट जाता है। मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही तो एक नेचर होता है कि एक को बढ़ाइए दूसरा घट जाता है, दूसरा को बढ़ाइए पहला घट जाएगा। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही एक रिलेशन आता है कि अगर एक को बढ़ाइए तो दूसरा घट जाएगा, दूसरे को बढ़ाइए पहला घट जाएगा। ये होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 2 रिजल्ट हमें कूलम्ब भाई साहब ने मुझे निकाल के दिया। अब कुछ नहीं करना था, बस इसे इक्वेट कराना था। हमारा फॉर्मूला मिल गया, और कूलम्ब भाई साहब ने ये फॉर्मूला मुझे दे दिया। मैंने कैलकुलेट किया, जो मेरे पास चार्ज था मैंने कैलकुलेट किया, वैल्यू मैंने निकाल लिया। वाह क्या बात था। तो अब देखते हैं, कूलम्ब भाई साहब तो मुझे वो फार्मूला बता दिए, और मुझे आप लोग को बताना है। तो देखिए वो फार्मूला क्या था। तो इस फार्मूला से ये फार्मूला को लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ, पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ 2 लाइन का कि कूलम्ब लॉ का डेफिनेशन क्या है। अगर मुझे इसे एग्जाम में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, ठीक है, तो वो देखते हैं। कूलम्ब लॉ का ये 2 लाइन का डेफिनेशन है, तो इसको हम लोग जानते हैं क्या है, पढ़ते हैं। देखिए, द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन मतलब जो दोनों फोर्स, रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों का ये जो लग रहा है उसको इंटरएक्शन बोलते हैं। बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो इंटरएक्शन का फोर्स है, यानी रिपल्सन और अट्रैक्शन का जो फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यानी दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली, यानी सीधा डिपेंड करते हैं दोनों पर, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 2 चार्जेस हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो फोर्स, जो ये फोर्स हम जो निकाल रहे हैं दोनों बीच के, दोनों चार्जेस के बीच, वो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी उल्टा प्रोपोर्शनल, यानी उल्टा डिपेंड करता है। तो अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, और वो मैथमेटिकल फॉर्म जो मैंने कूलम्ब भाई साहब से सीखा, जो कूलम्ब भाई साहब मुझे बताए थे वही है। देखिए क्या, 2 पॉइंट चार्ज जो मैंने माना था, जो मेरे पास था 2 पॉइंट चार्ज, जिसे मैं लेकर परेशान था कि कैसे निकालो। अब मैं वो कैसे निकाला हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये 2 पॉइंट चार्ज था, एक है Q1 और एक है
Q2, और दोनों के बीच जो है मैंने R डिस्टेंस पर रखा था, दोनों चार्जेस को मैंने R डिस्टेंस पर रखा था, ठीक है। तो मैं जो कूलम्ब भाई साहब ऑब्जर्व किए थे वो क्या था कि दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है दोनों के मैग्नीट्यूड के, यानी Q1 इंटू Q2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसे मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, यानी जो फोर्स था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी 1/, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R है, यानी R स्क्वायर देखिए स्क्वायर है, यानी सिर्फ डिस्टेंस पर उल्टा डिपेंड नहीं कर रहा, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि अगर 2 गुना हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो 4 गुना फोर्स कम हो जा रही है। यहाँ पे क्या होता था कि अगर वैल्यू को 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो फोर्स 2 गुना बढ़ जा रही है, वैल्यू को 4 गुना घटा रहे हैं तो ये फोर्स 4 गुना घट जा रही है। लेकिन यहाँ पे अजीब टाइप का दूसरा हो जा रहा है, क्या हो रहा है कि अगर वैल्यू ये R का वैल्यू यानी R का जो ये डिस्टेंस है वो 2 गुना बढ़ाता हूँ तो फोर्स 4 गुना कम होता है, 2 गुना कम नहीं होता है, 4 गुना कम हो जा रहा है। इसी तरह अगर 2 गुना हम कम करते हैं तो 4 गुना फोर्स बढ़ जा रही है। ये स्पेशलिटी थी यहाँ पे। वाह कूलम्ब भाई साहब, क्या बात है, क्या फॉर्मूला आपने निकाला है। तो कूलम्ब भाई साहब मुझे बोलते हैं कि देखो रे, ये फॉर्मूला मैं ना अपने से नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने कोई उतना दिमाग नहीं लगाया। न्यूटन भाई साहब जो लॉ दे के गए थे ग्रेविटेशनल का लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहीं से मैंने ये चीज़ को उठाया है और जहाँ जहाँ मास थी वहाँ मैंने क्या कर दिया, चार्जेस को रख दिया और वहीं से मैं निकाला। मैंने बोला वाह क्या चालाक है कूलम्ब भाई साहब सच में। एनीवे अब लोग देखते हैं इसका मैथमेटिकली मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये हमारा डेफिनेशन था, इसको आप अगर समझ गए होंगे। इसी को मैंने क्या किया, इसी को मैंने मैथमेटिकल रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं इसको इक्वेट कराता हूँ, क्योंकि ये देखिए दोनों फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है इस पर, एक पर तो डायरेक्टली और एक पर इन्वर्सली। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों फोर्स को इक्वेट कराता हूँ यानी बराबर कराता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एरेज करता हूँ, ठीक है, ये डेफिनेशन को। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो हो जाएगा, डिपेंड करता है किस पे इक्वेट करने पर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखिए दोनों का अगर मैं इक्वेट कराऊंगा तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनलिटी को, ये जो है वो प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से मैं हटाना चाहता हूँ। तो इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट को ऐड करूँगा, या तो एक कांस्टेंट मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा। तो वो कांस्टेंट क्या है वो देखिए, मैं इसको अब मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब इसको यहाँ पे रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आती है और मैं उस कांस्टेंट को K मानता हूँ, ठीक है। Q1 और जो बाकी वो रहने दीजिए, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही है हमारा क्या, यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ, यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ। और यही फार्मूला मुझे कूलम्ब भाई साहब ने बताया था, ठीक है। और इसी फार्मूला में मैंने वैल्यू बैठाया था और दोनों चार्जेस के बीच फोर्स कैलकुलेट मैंने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे K क्या है, तो मैंने बताया था ये K जो है वो क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट बैठाए थे। तो यहाँ पे K क्या है, एक कांस्टेंट है, K इज ए वेयर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर K इज ए कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो K का वैल्यू कूलम्ब भाई साहब ने बहुत मेहनत किया इस वैल्यू को निकालने के लिए। देखते हैं क्या है वो वैल्यू। तो कूलम्ब भाई साहब ने हमें ये वैल्यू बताया था कि K इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन
नॉट, और इसी को हम इसी का वैल्यू निकालते हैं। तो सबका वैल्यू बिठाने के बाद हमारा जो वैल्यू आता है वो 9 × 10⁹ आता है, ठीक है। और इसका एक यूनिट भी होता है। इसका यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, देखिए के का यूनिट निकालना है तो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा न्यूटन और मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये दोनों चार्जेस जो नीचे आ जाएगा यानी पर कूलम स्क्वायर। ये आपको कैसे निकाला मैं दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, K = फोर्स = K/Q1 Q2, ठीक है, बाय R स्क्वायर। हमें इस K का निकालना है तो K रहने दीजिए, इसको यहाँ पे ले जाइए, फोर्स × R स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये नीचे ले आइए, यानी Q1 × Q2। देखिए फोर्स का हो जाता है न्यूटन, R यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और Q1 Q2 यानी चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलम होता है, कूलम × कूलम हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर यानी पर कूलम स्क्वायर। तो बस ये यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा होता है K का वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने कूलम भाई साहब को एक क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन ये था कि मुझे ये तो पता है कि 4 क्या होता है, ये तो पता है कि पाई क्या होता है, ये क्या है, ये जो दिख रहा है अजीब शेप का, ये ई टाइप का जो दिख रहा है यहाँ पे एक 0 बैठा हुआ, ये क्या है। तो इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। कूलम भाई साहब ने मुझे बताया कि ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, और इसका एक अलग वैल्यू होता है जो मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। कूलम भाई साहब ने मुझे उसी टाइम बता दिया था, लेकिन मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और इसकी के की जो पूरी वैल्यू होती है वो ये होती है 9 × 10⁹ ये वैल्यू को आप याद कर लीजिए, बहुत काम देगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो देखिए अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानेंगे। एप्सिलॉन नॉट जो हमारा आया था के वैल्यू में वो क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ किसका, फ्री स्पेस, जिसको हम वैक्यूम भी बोलते हैं, वैक्यूम। देखिए क्या होती है। कूलम ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, दोनों चार्जेस के बीच जब फोर्स निकाल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ना ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने वैक्यूम में रख के किया। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये जो जितने भी एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने फोर्स का वैल्यू निकाला, रिजल्ट निकाला कि फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, और जो दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली डिपेंड करते हैं। मतलब ये जो निकाला था उन्होंने वो फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में उन्होंने निकाला था। अब वो क्या किए, दोनों चार्जेस को ले आए एक मीडियम में, और वो मीडियम मान लीजिए यहाँ पे हवा है, ये हवा के बीच में, यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, खाली दिख रहा नहीं, वैक्यूम नहीं है, हवा है, जिसे मैं सांस ले रहा हूँ, आप सांस ले रहे हैं, हवा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो दोनों सेम चार्जेस को, जो उन्होंने पिछले एक्सपेरिमेंट में जो मैं बता रहा था कि वो फॉर्मूला कैसे निकला था, वो दोनों चार्जेस को उन्होंने क्या किया, वैक्यूम से निकाल कर मीडियम के बीच रख दिया, मीडियम के बीच रख दिया। अब वो क्या देखते हैं, अब वो ये देखते हैं कि रे भाई साहब सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है दोनों के बीच, वैक्यूम में निकाल रहे थे तो वैल्यू आ रहा था कुछ लगभग मान लीजिए 10 न्यूटन, लेकिन जब वो दोनों चार्जेस को उतने ही दूरी पर किसी मीडियम में रख देते हैं, मीडियम मतलब मान लीजिए हवा है, हवा के बीच रख देते हैं, तो क्या देखते हैं, यानी हवा की जगह कुछ भी मीडियम मान सकते हैं जो वैक्यूम से अलग हो, मतलब फ्री स्पेस से अलग हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ये वैल्यू कम हो जाता है। यानी सेम चार्ज है, सेम चार्ज, दोनों चार्जेस के बीच सेम डिस्टेंस है, अगर उनको किसी मीडियम में ला के रख दें तो वो वैल्यू क्या आती है, फोर्स की कम हो जाती है, यानी
रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस होता है? तो वो हो जाता है 9 न्यूटन, और 9 न्यूटन या फिर 9.5 न्यूटन, कुछ भी इसी तरह हो जाता है, यानी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब वो मीडियम क्या कर रही है, वो मीडियम जो है वो फोर्स जो दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है, दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो उसको परमिट नहीं करता है, काटता है। यानी पहले वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा था दोनों चार्जेस के बीच, ये दोनों चार्जेस के बीच वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा था पहले, अब वो किसी मीडियम में दोनों चार्जेस को ले जाकर रख देते हैं, तो वही फोर्स क्या होती है, कम हो जा रही है। यानी पहले 10 न्यूटन था, अब 9 न्यूटन हो जा रहा है। इसका मतलब है कि जिस मीडियम में वो हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो फोर्स निकाल रहे हैं, वो मीडियम क्या कर रही है, वो फोर्स को परमिट नहीं कर रही है, और कर भी रही है तो उसमें एक रेसिस्टेंस दिखा रही है, एक बाधा लगा रही है, इसलिए वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। यानी मीडियम जो है उस वैल्यू को, यानी फोर्स के वैल्यू को काट के कम कर दे रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यानी वो मीडियम कितना परमिट कर रहा है। यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमने एब्सोल्यूट किसके लिए यूज़ किया है, फ्री स्पेस और वैक्यूम। वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम में कुछ नहीं है, तो वहाँ पे इस वैल्यू को काटने के लिए, यानी जो फोर्स को कम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे पूरा की पूरा फोर्स परमिट हो जाता है। यानी जो दो चार्ज को अगर हम वैक्यूम में रखें, जो फोर्स आता है दोनों के बीच, जो फोर्स आता है वो एक फुल फोर्स होगा, जो एक एक्चुअल फोर्स होगा दोनों चार्जेस के बीच, ठीक है। अगर किसी मीडियम में ना रखें, दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखें, तब जो फोर्स आएगा वो एक रियल फोर्स आएगा, मतलब कि रियल मतलब कि एक एक्चुअल फोर्स आएगा, जितना होना चाहिए वो फोर्स आएगा। और अगर वही चार्जेस को किसी मीडियम में ला के रख देते हैं, तो भाई साहब वो मीडियम भी तो दिखाएगा ना अपना ताकत। वो मीडियम क्या करती है, उस फोर्स को काट के कम कर देती है, यानी घटा देती है। इसीलिए इसको बोलते हैं परमिटिविटी। मतलब कि परमिट, वो मीडियम कितना परमिट कर रहा है उस फोर्स को। जैसे इसको ऐसे समझिए कि हम क्या करते हैं, हम आराम से हवा में हाथ पैर चला लेते हैं ऐसे करके, लेकिन जब पानी में जाते हैं तो हमें थोड़ी सी ताकत लगती है चलाने के लिए। उतना आसानी से हम पानी में नहीं चला पाते हैं जितना हम हवा में चला लेते हैं। इसका मतलब क्या कर रही है, पानी जो है वो एक अपोजिशन दिखा रही है हमें। वो हमें क्या करे, हमारी जो हाथ चलाने का जो पावर, उसको काट के कम कर दे रही है। पानी जो है वो हमारे जो हाथ चलाने का जो पावर, उसको काट के कम कर दे, यानी आसानी से परमिट नहीं कर रही हाथ चलाने के लिए। सेम सिनेरियो यहाँ पे है कि जब दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है किसी मीडियम में, तो वो मीडियम कोशिश कर रहा है कि हम इसको कम से कम परमिट करें जाने के लिए, मतलब फोर्स लगने के लिए जो परमिट है वो कम से कम करें। मतलब कि एक चीज़ में अगर एक वर्ड में बोलूँ तो वो क्या करती है, कोई मीडियम उस फोर्स को काट के कम कर देती है, ठीक है। वैक्यूम में जितना फोर्स लगा था उससे काट के कम कर देती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। तो अब हम ना थोड़ा सा कुछ वैल्यू डाल लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू होता है। तो जो हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है वो होता है, हमने निकाला कैलकुलेशन करके, तो वो वैल्यू आया 8.854, ठीक है। और इसका जो यूनिट आता है हमारा, यहाँ पे और वैल्यू आता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये इसका यूनिट है। अब ये यूनिट कैसा है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए हमने ना ये निकाला था कि फोर्स इज इक्वल टू जो होता है तो K/Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये आता है। यहाँ पे K का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, K/Q1 Q2, सॉरी ये K का वैल्यू लिखना है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R स्क्वायर है तो R स्क्वायर रहेगा। हमें इसका यूनिट निकालना है, इसको यहाँ पे ले आते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर ये 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, इसको रहने दीजिए साइड में। यहाँ हमारा फोर्स जो है नीचे आ जाएगा, यानी Q1 Q2 अपॉन F/R स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यूनिट लिखते हैं, इसका यूनिट लिखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई कोई यूनिट नहीं, ये तो कांस्टेंट है,
कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है। Q1 Q2 यानी कूलम, क्यू चार्ज का क्या होता है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, और बाय यानी ये होता है बाय का, पर फोर्स का न्यूटन, और ये आर यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, और इसका स्क्वायर यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये वैल्यू है हमारा फ्री स्पेस के लिए है, वैक्यूम के लिए। और मान लेते हैं अगर कि हमारा ये जो वैक्यूम से अलग मीडियम है, मान लीजिए वैक्यूम से जो मीडियम है वो अलग है, यानी कोई मीडियम कोई दूसरी मीडियम है, तो उसमें क्या वैल्यू आएगी। मान लीजिए वैक्यूम ना रख के अगर उस एक्सपेरिमेंट को हम किसी मीडियम में करें, तो हमारा जो कूलम्ब फ्लो है वो क्या निकलेगा, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन, और वही Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है किसी मीडियम के लिए, किसी मीडियम के लिए। ये क्या है, किसी मीडियम के लिए, ठीक है। ये हवा में नहीं, यानी फिर हवा नहीं, ये फ्री स्पेस में नहीं है, ये वैक्यूम में नहीं, ये किसी मीडियम में। यहाँ पे कोई मीडियम रख दिए और जब फोर्स निकाले तो वो फोर्स इतना आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट नहीं आ रहा है, क्यों, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसी मीडियम में कर रहे हैं, और वो मीडियम को क्या करती है, वो उस फोर्स को काट के कम कर देती है। यानी ये जो फोर्स आएगी वो जो हम फ्री स्पेस में जो फोर्स निकाल रहे हैं उससे थोड़ा कम आएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ यूज़ किए एप्सिलॉन, ठीक है। और हमारे पास क्या एयर के लिए, मतलब एयर का देखिए फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर, तीनों के लिए हम एक ही चीज़ लेते हैं, क्योंकि एयर भी उतना प्रभाव नहीं डालती है दोनों के बीच के फोर्स को जितना एक मीडियम डालती है। यानी यहाँ पे एयर से छोड़ के हवा से छोड़ के अलग कोई मीडियम ले ले तो वो इतना इफेक्ट डालती है कि फोर्स को कम कर देती है, लेकिन एयर जो है इतना फोर्स नहीं, इतना मतलब उस फोर्स को इतना कम नहीं करती है कि हमारा जो है पूरा इफेक्ट पड़ जाए, मतलब एक अलग तरह का फोर्स आ जाए, अलग वैल्यू ही आ जाए। अगर जितना हम निकाल रहे हैं वैक्यूम में उतना ही फोर्स जो है हमारे एयर के लिए भी निकलता है। इसीलिए हम यहाँ पे एयर के लिए लिखेंगे, यानी फ्री स्पेस के लिए, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी ये जो हमने शुरू में जो फॉर्मूला निकाला था वो ये फॉर्मूला था, ठीक है। और किसी मीडियम के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। दोनों में क्या है देखिए सेम है। हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए हमने फोर्स मीडियम के लिए भी निकाल रखा था और एयर के लिए भी फोर्स निकाल रखा था। फोर्स हम अगर एयर में निकालते हैं तो ये आती है, और किसी मीडियम में निकालते हैं तो ये आते हैं। ये मीडियम, जैसे मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई गैस है, उस गैस के अंदर हम 2 चार्ज रख दिए, आप फोर्स निकाल रहे हैं, कितना निकल रहा है। एक हनी ले लिए, शहद ले लिए, उसके बीच रख दिए चार्ज को, तो कितना फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स कितना कम हो जा रहा है, वो मीडियम कितना परमिट कर रहा है वो फोर्स को, तो वही है ये। अब हम ना रिलेट करना चाहते हैं, मतलब हम कंपेयर करना चाहते हैं कि एयर में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्जेस के बीच, वही 2 सेम चार्जेस के बीच किसी मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, यानी उनसे ये एयर वाले मीडियम में जो फोर्स है उससे कितना गुना कम लग रहा है, यानी कितना कम हो जा रहा है, कितना टाइम्स, मतलब मैं रिलेट करना चाहता हूँ। तो ये रिलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो फोर्स हमारा निकला है एयर के लिए, इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये फोर्स जो मीडियम के लिए, किसी मीडियम के लिए निकाला हूँ, उससे मैं डिवाइड करता हूँ। तो जब ऐसा करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है, क्योंकि देखिए ना, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये सारा कटेगा, ये सारा कटेगा, तो ये हमारा बचेगा एप्सिलॉन ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए डिवाइड करने के बाद, तो हमारा ये आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं। एफ ए का वैल्यू ये पूरा ऊपर रखिए और एफ एम ये वैल्यू नीचे रखिए, काटिए उठिए पूरा, आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो और ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है
एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो रेशियो आ रहा है, इस रेशियो को हम एक नया नाम देते हैं एप्सिलॉन आर। क्या देते हैं? एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एयर के रिलेटिव में ये मीडियम कितना परमिट कर रहा है उस फोर्स को, वो बता रहा है ये रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो अब हम कुछ वैल्यू देख लेते हैं कि ये रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है। तो हमारा जो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ऑफ एयर मीडियम, एयर मतलब वैक्यूम के लिए, इसको वैक्यूम भी कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था वैक्यूम में निकालिए या एयर में निकालिए उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैक्यूम में तो पूरा वैल्यू रियल वैल्यू आएगा, लेकिन एयर में भी रखेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि हम उसको उनमें तो वो कोई इफेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए हम वैक्यूम के लिए भी और एयर के लिए दोनों के लिए सेम हम रखते हैं। तो जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी जो आ रहा है एयर के लिए यानी वैक्यूम के लिए, वो आता है 1, और ये सबसे कम होता है, लीस्ट सबसे कम होता है ये। ओके, और ये जो हमारा किसी मीडियम के लिए मतलब हवा से कोई अलग मीडियम है, यानी वैक्यूम से कोई दूसरा मीडियम, जैसे हो गया हमारा शहद हो गया और कोई गैस हो गया, इस तरह का कोई मीडियम है, तो वहाँ पे जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, क्योंकि वो तो हवा हो जाएगा, एक के लिए तो हवा हो जाएगा यानी एयर हो जाएगा, और उससे ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं हो सकता। यानी 1 से कोई भी मीडियम ले लें, अब हवा को छोड़कर कोई भी मीडियम ले लें, इस दुनिया में जितने भी मीडियम है हवा को छोड़कर, उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमेशा क्या होगा? 1 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है फॉर अ मेटल इज इनफाइनाइट। देखिए, अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी किसी मेटल के यानी किसी धातु के लिए निकालते हैं तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है। इसका मतलब है कि अगर वही दो चार्ज जो हम वैक्यूम में फोर्स निकालें, उसी सेम चार्ज को उतना ही दूरी पर किसी मेटल के अंदर ले जाकर रख देते हैं, तो वो जो रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू आता है वो इनफाइनाइट आता है। इसका मतलब है कि मेटल जो है वो जरा सा भी उस फोर्स को अलाउ नहीं करता है, परमिट ही नहीं करता है, पूरा काट के जीरो कर देता है। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो क्या होता है? पूरा इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आता है? 0, खत्म। इसका मतलब कि किसी मेटल के अंदर जो फोर्स है दो चार्जर के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता ही नहीं है। मतलब कि वो फोर्स इतना कम हो जाता है कि उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल। तो ये 3 चीज़ आप याद रखिए। एयर के लिए 1 होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और किसी मीडियम के लिए फॉर ए मीडियम जो हवा से हट के यानी एयर से दूसरा एयर को छोड़ के कोई मीडियम है, उसके लिए 1 से ज़्यादा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। हवा तो 1 के बराबर होगा। और ये मेटल के लिए इनफाइनाइट है। देखिए, ये सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके न्यूमेरिकल में तो काम देते ही हैं, ये साथ ही साथ आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे ये सारे बहुत पूछे जाते हैं। आपको दे दिया जाएगा एक मेटल, आप पूछेगा कि इसका रिलेटिव परमिटिविटी बताइए, वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, 0, 1, 2, इनफाइनाइट। तो परमिटिविटी क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है? वो एयर मीडियम के लिए यानी वैक्यूम के लिए जो हमारा ये वैल्यू निकलता है एप्सिलॉन का, वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और हमने पढ़ा फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए क्या होता है, किसी मीडियम के लिए क्या होता है, किसी मेटल के लिए क्या होता है। ये सब हमने अब तक यहाँ तक पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आगे क्या पढ़ेंगे। देखिए, अब हम लोग जो ये कूलम फोर्स जो हम निकाले हैं ना, फोर्स ये तो उसका मैग्नीट्यूड देता है। दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड दे रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बता रहा कि ये फोर्स किधर लग रहा है, यानी हमें फोर्स की डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। तो अब हम लोग करेंगे डायरेक्शन वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए अब कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं, यानी जो फोर्स हम निकाले, कूलम्ब फोर्स निकाले हैं दो चार्जेस के बीच, उसमें फोर्स किधर लग रहा है, यानी फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो हमने दो पॉइंट चार्ज माना था, याद होगा आपको, एक पॉइंट चार्ज माना था ये और एक पॉइंट चार्ज माना था मैंने ये था Q1 और ये था Q2। तो कूलम्ब के अनुसार जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच, वो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाला लाइन जो रहेगा उसी की ओर लगेगा। ये दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन ये है, ठीक है। तो ये जो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन में लगेगा, चाहे वो फोर्स इधर लगेगा चाहे वो फोर्स इधर लगेगा। ये फोर्स कभी भी इधर नहीं लगेगा, ये फोर्स कभी भी इधर नहीं लगेगा, ठीक है। जब भी फोर्स लगेगा तो ये इधर ही लाइन ज्वाइनिंग, दोनों चार्ज के बीच जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दोनों चार्ज को, उसी में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फोर्स की डायरेक्शन कूलम्ब लॉ में, ठीक है। और मान लेते हैं दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो R12, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो हम कूलम्ब फोर्स कैसे लिखेंगे, यानी फोर्स कैसे लिखेंगे, तो F = हमारे पास जो K Q1 Q2 बाय R12, ठीक है। ये अब फोर्स हम पहले निकालते हैं 2 पर निकालते हैं, किस कारण, Q पर। तो 2 पर निकाल रहे हैं किस कारण, 1 के कारण। जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, यानी ये जो पॉइंट चार्ज है 2 है और ये पॉइंट चार्ज 1 है, तो 2 पर निकाल रहे हैं तो 2 को पहले लिखेंगे, और किसके कारण निकाल रहे हैं, 1 के कारण निकाल रहे हैं, तो 1 बाद में आएगा, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी फोर्स ऑन, ये दूसरे का फोर्स पहले के कारण, इसलिए हम ऐसे लिखे। और यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे हमको ये तो हमारा मैग्नीट्यूड निकला। और अगर हमें डायरेक्शन दिखाना है तो यहाँ पर हम एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है, 2 1, यानी 2 की ओर 1 से, ठीक है। यानी ये वाला जो लग रहा है ये हो जाएगा R21, ठीक है। ओके, सिमिलरली इसी तरह अगर मुझे 1 पर निकालना है 2 के कारण, यानी इस पे निकालना है इसके कारण, तो ये हो जाएगा F1 ड्यू टू 2, F ऑन 1 यानी फोर्स निकालना है 1 पे ड्यू टू 2, ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 बाय R12, वही लिखते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमें लिखना होगा 2 1, R1 पे लग रहा है 2 के कारण, ठीक है। तो ये सेम रहेगा कि यहाँ पे 1 2 आप कर सकते हैं 2 1, क्योंकि यहाँ पे ये वेक्टर पे फर्क नहीं पड़ता। ये वेक्टर ने ये वैल्यू बता रहा है R का, वेक्टर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें लिखना है अगर 2 पे लग रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 से 2 तो 1 से 2। तो ये हमारा होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। ये सिर्फ ये बताता है कि जो दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स निकाल रहे हैं उनका डायरेक्शन किधर है, यानी जो फोर्स है वो डायरेक्शन किधर है। तो कूलम्ब ने सीधा सी क्लियर कट एक ही बात उन्होंने बताया कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दोनों को, ये लाइन ज्वाइन कर रहा है दोनों को, उसी में वो फोर्स लगेगा। ये लाइन तो ज्वाइन नहीं कर रहा है दोनों चार्जेस को, तो इसमें फोर्स नहीं लगेगा। इसी तरह इधर भी नहीं लगेगा, इधर भी नहीं लगेगा, इधर भी नहीं। दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसी में वो फोर्स लगेगा। ये है हमारा कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से कूलम्ब ने मुझे कूलम्ब लॉ के बारे में समझाया, फॉर्मूला दिया और मैंने कैलकुलेट किया। इसी तरह आप भी कैलकुलेट किए। कूलम्ब ने मुझे वो फॉर्मूला दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कीजिए। आपके पास भी चार्ज होगा, आप भी कैलकुलेट कीजिए, निकालिए, देखिए वैल्यू कितना आता है सो फोर्स का, और उसका डायरेक्शन भी देखिए। तो ये पूरा था हमारा कूलम्ब लॉ के बारे में। तो आई होप कि आपको कूलम्ब लॉ बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने का कोशिश किया है। और अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो मुझे नहीं लगता कुछ छूटा होगा तो आप बता सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एक प्रिंसिपल करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
तो उसको देखेंगे हम लोग क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे। ठीक है।